हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम 1 बाय 1 करके सारे आर्टिकल को डिटेल में समझ रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल पढ़ के भी बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। जब हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 यानी कि भाग 3 स्टार्ट हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है ये आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 35 तक होता है। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 हमारे संविधान के भाग 3 में है, जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो इसका कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से आता है, क्योंकि इंग्लैंड में 1215 में यानी कि 1215 में मैग्ना कार्टा साइन किया जाता है किंग जॉन के द्वारा। ये जो मैग्ना कार्टा होता है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर सिटीजन यानी कि नागरिकों के अधिकार को दिया गया था, और 1215 में ये आया था। तो इंग्लैंड से ही फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है सामने आया है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो भारतीय संविधान है इसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। इसी वजह से इसको हम कह देते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भाग 3 जो है ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर ये भी है, ये किसी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है यानी कि भारत में जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया था। तो ये इंस्पायर्ड या फिर बोरोड फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट। तो यूएस में जो फंडामेंटल राइट है उसको कहा जाता है यूएस बिल ऑफ राइट्स। तो वहीं से इसको भारत के संविधान में लिया गया है या फिर इसी से ये इंस्पायर्ड है। अब अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इसका जो इवोल्यूशन है ये कैसे कैसे हुआ, फंडामेंटल राइट का पूरा हिस्ट्री क्या है, क्या कभी भारतीयों के द्वारा प्रयास किया गया था मौलिक अधिकार मांगने का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर हम फंडामेंटल राइट के इतिहास के बारे में जानेंगे कि भारतीयों के द्वारा प्रयास किए गए थे या नहीं। अभी तक के लिए आप केवल इतना समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट को दिया गया था, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार था, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट यानी कि 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, जिनमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। सेकंड यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 में दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो हमारा जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है ये आर्टिकल 12 से ही शुरू हो जाता है। आर्टिकल 12 हमें ये बताता है कि ये फंडामेंटल राइट हमें किसके खिलाफ मिले हुए हैं। ये स्टेट होता क्या है इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसको आपको केवल एग्जाम्पल मानना है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपकी मम्मी रोज़ ज़बरदस्ती आपको सुबह 3 बजे उठा देती हैं, तो क्या आपको जो फंडामेंटल राइट मिला है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार जो आपको मिला है, तो क्या आप इसके खिलाफ में उनको कोर्ट ले जा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं।
इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या हनन होता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो जो लोग हैं ना, उन्हीं को स्टेट कहा जाता है। स्टेट में कौन कौन से लोग आएंगे वो आर्टिकल 12 में बताया गया है। यहाँ पर उसको भी समझने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि भारतीयों के साथ साथ फॉरेनर्स यानी कि जो बाहर देश के लोग इंडिया में आते हैं उनको भी मिले हुए हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये केवल भारतीयों को मिले हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल हैं वो भारतीयों के साथ साथ जो फॉरेनर होते हैं उनको भी मिले हुए हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि स्टेट है क्या, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ में कुछ भी करेंगे तो उनको हम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको पढ़ते हैं। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि राज्य का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो राज्य है। दूसरा यहाँ पे है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी जो राज्य विधायिका है ये भी स्टेट होते हैं। तीसरा यहाँ पे होगा लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा लोकल अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, तो ये भी स्टेट होंगे। चौथा यहाँ पे हो जाएगा अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ में स्टैचुरी वर्सेस नॉन स्टैचुरी बॉडीज़, गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन, यानी कि ये चार ऐसे लोग हैं ना जिनको हम स्टेट मानते हैं। इनके पास इतना पावर होता है कि ये ऐसे नियम कानून बना सकते हैं जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों को क्षति पहुँचे। तो इसी वजह से इनको आर्टिकल 12 में कहा गया है कि ये स्टेट होंगे और ये अगर ऐसा कोई काम करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो इनके खिलाफ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मेकर्स थे उन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि देखिए ये जो पार्लियामेंट है और स्टेट का जो लेजिस्लेचर है इसके साथ साथ इन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ के अलावा अदर अथॉरिटीज़ को भी डाला है। अदर अथॉरिटीज़ में क्या चीज़ें आती हैं? कोई भी ऐसी बॉडी जिसको कि पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाया गया है या फिर पार्लियामेंट के द्वारा ऑर्डर पास करके बनाया गया है और वो भारत सरकार की तरफ से उन्हीं का काम करते हैं, भले ही वो प्राइवेट बॉडीज़ हैं लेकिन वो गवर्नमेंट का काम करते हैं, तो वो भी अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि कल को ये नियम बना देता है कि हम केवल पर्टिकुलर जो ग्रुप के लोग हैं उन्हीं को हम अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे, या फिर ये ऐसा बोल दें कि हम 100% सीटों को अब रिजर्व कर देंगे, तो ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत स्टेट मानी जाएगी और अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो इनके खिलाफ इनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में ये जो स्टेट लिखा है ना, इसका मतलब यूपी, एमपी, महाराष्ट्र वाले स्टेट नहीं हैं। इसका मतलब है वो अथॉरिटीज़ या वो बॉडीज़ जो कि गवर्नमेंट है या फिर स्टेट की गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है या अदर अथॉरिटीज़ है जिनके पास इतने पावर हैं कि ये फंडामेंटल राइट को कल को वायलेट कर सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए पहले ही इनको स्टेट यहाँ पर बता दिया गया है ताकि इनको कोर्ट तक ले जाया जा सके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है अनलेस दी कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि ये जो 3 अथॉरिटीज़ हैं पहले वाली, इनको तो पता है कि ये स्टेट में आएंगी, लेकिन ये जो अदर अथॉरिटीज़ हैं ये इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते रहते हैं और यहाँ से इसका जो डेफिनेशन है ये अलग अलग तरीके से विकसित होता रहता है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
आपको केवल इतना याद रखना है कि आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है और स्टेट में यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी और यहाँ पे अदर अथॉरिटी जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे इसी के साथ में एक केस आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड ना बहुत सारे केस हुए हैं। अजय सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस हुआ था, यूनिवर्सिटी का एक केस हुआ था, मतलब बहुत सारे केसेस हुए थे। लेकिन एक केस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस 1981। यहाँ पे ये बोला गया कि कोई भी बॉडी ये अदर अथॉरिटीज़ है या नहीं, इसके लिए 6 पॉइंट के टेस्ट होंगे। अब ये 6 पॉइंट जिसमें भी मिल गया उसको स्टेट बोल दिया जाएगा अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत। पहला क्राइटेरिया था इंटायर शेयर कैपिटल, यानी कि वो जो बॉडी है चाहे वो भले ही प्राइवेट हो, उसका पूरा शेयर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जाए। दूसरा बोला गया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता जो है वो पूरा का पूरा खर्चा स्टेट दे रहा है, यानी सरकार दे रही है। तीसरा यहाँ पे मोनोपोली स्टेटस बोला गया, यानी कि उनको एकाधिकार है किसी भी क्षेत्र में। चौथा बोला गया डीप एंड पर्सिवेसिव कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। 5th नंबर का बोला गया गवर्नमेंट फंक्शन, यानी कोई भी ऐसी बॉडी भले ही वो प्राइवेट हो लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के काम को कर रही है तो उसको स्टेट बोलेंगे। 6th नंबर यहाँ पे था डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट का पहले कोई ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि इन्होंने इस पर्टिकुलर बॉडी को दे दिया है, तो ये 6 टेस्ट देखे जाएंगे। जिन भी बॉडी में ये 6 चीज़ें मौजूद होंगी उनको बोला जाएगा स्टेट अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत। तो आपको यहाँ से केस ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि इसमें 6 पॉइंट का टेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। ये स्टेट की परिभाषा केवल इन्हीं दोनों पार्ट पर अप्लाई होगी, बाकी पर नहीं। जब हम डीपीएसपी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आर्टिकल 36 में भी यही स्टेट की परिभाषा दी हुई है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 12 के स्टेट का क्या मतलब है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।